हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर का शानदार रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, साथ ही साथ रिवीजन पॉइंट्स भी हैं। और रिवीजन पॉइंट्स ऐसे जैसे कि कोई अगर पुस्तक आया तो उस महीने के पूरे पूरे जो पिछले महीने की भी जो पुस्तकें आई हुई हैं, जिनको लिखा है जिन जिन लोगों ने, उनका रिवीजन। कोई दिवस आया तो पूरा का पूरा दिवस का रिवीजन, कोई अभ्यास आया तो सैन्य अभ्यास का रिवीजन। इन सब रिवीजन के साथ ही ये वीकली सीरीज बनाई गई है। तो पूरी वीडियो आप एंड तक जरूर देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और इसकी क्विज और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की ही जाती है। तो आप उसको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप से प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर जाइएगा, फ्री क्विज सेक्शन में क्विज लगा लीजिएगा और फ्री पीडीएफ सेक्शन में बाकी के जो सप्ताह हैं उनकी पीडीएफ आप प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेम चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, इस महीने का सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन आया दोस्तों। फिनलैंड फिनलैंड नाटो का सदस्य बन गया है। नाटो का सदस्य बनने वाला ये कौन सा देश बन गया है? 31वां देश। नाटो के 30 मेंबर थे, अभी तक 30 सदस्य देश थे इसके मेंबर। अब 31वां देश बन गया है फिनलैंड। फिनलैंड एक्चुअली में काफी समय से ये ज्वाइन होना चाहता था, लेकिन बार बार तुर्की जो है ये इसके खिलाफ वोट कर दिया करता था। नाटो का मेंबर बनने के लिए ना, इसका एक रूल है कि इसमें जितने सदस्य हैं वर्तमान में, सभी की सहमति होना जरूरी है किसी नए देश को ऐड करने के लिए। तो 30 के 30 में से 29 देश मान जा रहे थे, केवल एक तुर्की नहीं मान रहा था। लेकिन फिर तुर्की ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है अब कई सालों के बाद, और अब फिनलैंड नाटो का मेंबर बन गया है। स्वीडन के लिए हालांकि अभी हामी नहीं भरा है तुर्की। स्वीडन भी शामिल होना चाहता है, लेकिन स्वीडन के लिए अभी तुर्की हामी नहीं भरा है। ठीक है, तुर्की भी क्योंकि मेंबर है नाटो का और इसकी भी सहमति जरूरी है। तो फिलहाल ये बन गया 31वां। नाटो के बारे में अगर बात करें तो ये सैन्य संगठन है। ठीक है, बहुत सारे संगठन आप सुनते हो, लेकिन सैन्य संगठन है ये। ठीक है, सैन्य संगठन, जैसे आप सुनते हो कि एससीओ जो है वो आर्थिक संगठन है। ठीक है, और ब्रिक्स जो है ये भी संगठन। हर प्रकार के अलग अलग संगठन होते हैं, यहाँ पर ये सैन्य संगठन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में 12 देशों ने मिलकर के इसे स्थापित किया था। आज 31 मेंबर हो गए हैं। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अध्यक्ष है जेंस स्टोलनबर्ग। ओके, आगे देखते हैं। एनपीसीआई द्वारा विक्रेताओं पर यूपीआई पेमेंट पर कितने प्रतिशत का चार्ज लगाया गया? तो एनपीसीआई ने दोस्तों एक रिपोर्ट जारी करके बताया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, कि अब से विक्रेताओं पर यूपीआई पेमेंट पर 1.1% तक के चार्ज लगेंगे। लेकिन किस प्रकार के विक्रेताओं पर? ऐसे विक्रेता जो 2000 से ऊपर तक का ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, एबव रेट 2000, तो वो अगर डिजिटल वॉलेट का, किसी प्रकार के वॉलेट का यूज करते हैं तो उनको वॉलेट से ट्रांजैक्शन करने के लिए देना पड़ेगा चार्ज। अगर आप पे करते हैं, आप कस्टमर हैं, तो आपको नहीं देना पड़ेगा चार्ज। विक्रेताओं के लिए ये चार्ज कटेगा, वो भी डिजिटल वॉलेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे प्रीपेड यूपीआई भुगतान उपकरणों के लिए ये चार्ज लगेगा, कि मतलब जो हैंडलिंग डिवाइसेज होती हैं उनके लिए। तो 2000 से अधिक पेमेंट पर लगेगा यूपीआई के थ्रू अगर पेमेंट किया जाता है तो। कस्टमर को किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा मनी पे नहीं करना है। ठीक है, और कस्टमर का अगर मान लीजिए कोई रिटेलर भी है, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यूपीआई टू यूपीआई, बैंक टू बैंक अगर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वॉलेट टू बैंक करते हो तब फिर चार्ज लगेगा। एनपीसीआई बोले तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई बोले तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज अपना यूपीआई सिस्टम इतना मजबूत हो गया है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ये मेथड है ट्रांजेक्शन का, इतना मजबूत हो गया है कि 11 से ज्यादा देश इसको अपने अपने देशों में भी लागू करने के लिए काम कर रहे हैं, और लागू कर भी दिया है कई देशों ने भारत का यूपीआई सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देख पाओगे नो चार्ज ऑन नॉर्मल यूपीआई ट्रांजेक्शन। अगला, हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति ने किसे अपना उपराष्ट्रपति नियुक्त किया? तो यूएई के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इन्होंने अपने छोटे भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है। शेख मंसूर अपॉइंटेड एज ए यूएई वाइस प्रेसिडेंट, आप यहाँ पर देख पाओगे। यूएई के बारे में अगर बात करें, इसकी करेंसी होती है यूएई दिरहम, राजधानी होती है इसकी अबू धाबी। दुबई जो है, दुबई इसका बड़ा नगर है। तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान जो इनके पिता थे, उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो बड़ा बेटा था वो राष्ट्रपति बना, और इन्होंने अब अपने छोटे भाई को बना दिया है उपराष्ट्रपति। क्लियर, आगे देखते हैं।
हाल ही में धावक लसिंदा डेमस को एक दशक के बाद ओलंपिक मेडल से सम्मानित किया गया। कौन सा ओलंपिक मेडल था? गोल्ड मेडल। एक दशक के बाद, एक्चुअली में 2012 का लंदन ओलंपिक हुआ था और लंदन ओलंपिक में लसिंदा डेमस जो हैं, जो कि यूएसए की हैं, इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। ये दूसरे स्थान पर रही थी। लेकिन जो फर्स्ट पोजीशन पर रही थी, जिसने गोल्ड जीता था, उस पर डोपिंग के मामले सामने आए थे, डोपिंग के चार्जेस लगे थे। डोपिंग मतलब कि कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा केमिकल यूज करना जो आपकी परफॉर्मेंस को वहां पर बूस्ट कर देता है, जिस वजह से आप मेडल के दावेदार बन जाते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों को वाडा के द्वारा बैन किया जाता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा पकड़ा जाता है। तो तब से जांच चल रही थी और 10 साल के बाद ये रिजल्ट आया है और 0.07 सेकंड से जो कि पीछे रह गए थे अंतयुग से, वो अब गोल्ड मेडल विजेता बन गई हैं। ठीक है, अंतयुग ये थी, इन्हीं पर बैन लगाया गया और नाताल्या अंत्युक ये रसिया से हैं, तो इनका मेडल अब छीन लिया गया है, वापस ले लिया गया है और लसिंदा डेमस को गोल्ड मेडल विजेता डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इस प्रकार से 10 साल बाद ये चैंपियन बन गई हैं। जुजाना हेजनोवा की बात करें तो ये थर्ड पर थी, तब इनका ब्रॉन्ज मेडल था, लेकिन अब इनका प्रमोट होकर के सिल्वर मेडल पहुंच गया है। और जो चौथे स्थान पर थी, उनको मेडल विजेता घोषित कर दिया गया, यानी उनको ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। अगला, बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक पार्टनर चुना? तो टाटा आईपीएल चल रहा है, 16वां सीजन है इसका। ठीक है, बीसीसीआई ने अपना ऑफिशियल पार्टनर टाटा आईपीएल के लिए चुना है हर्बालाइफ को। हर्बालाइफ ये क्या है? ऑफिशियल पार्टनर है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो आप बताएंगे टाटा। टाटा है टाइटल स्पॉन्सर आईपीएल का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आर्टिकल है आपके सामने। टाटा आईपीएल 31 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा। पहला मैच इसका खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, अहमदाबाद में स्थित है। पहले उसका नाम मोटेरा स्टेडियम था, बाद में नाम बदल करके कर दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्लियर? और इस बार के अगर सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें तो वह है सैम करन। सैम करन ये है सबसे महंगे खिलाड़ी। और महिला आईपीएल भी हुआ, डब्ल्यूपीएल। डब्ल्यूपीएल भी ध्यान रखना, डब्ल्यूपीएल का तो रिजल्ट आ चुका है। मुंबई इंडियंस की जो महिला टीम थी, मुंबई इंडियंस की महिला टीम भी है, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली, उसने इस बार का यानी कि पहला डब्ल्यूपीएल खिताब जीत लिया है, विमेंस प्रीमियर लीग जीत लिया है। अगला, हाल ही में 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता किसने जीती? इसको जीत लिया है आईटीबीपी ने, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ये अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष होती है, 13वां इस बार का संस्करण था और आईटीबीपी ने इसे जीत लिया है इस बार का। ठीक है, किसके द्वारा आयोजित किया गया था? एनएसजी के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, 21 से 31 मार्च तक। आईटीबीपी की बात करें तो 1962 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। अगला, हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? वो राज्य बन गया है हरियाणा। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क यहाँ पर हो गया है। इंडियन रेलवे ने इसको अनाउंस करके बताया है कि यहाँ का जो भी नेटवर्क है, जो रेलवे नेटवर्क है, वो पूरा का पूरा अब इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, आप इसको टाइम निकाल करके पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य का एक व्यक्ति पौधे के कवक रोग से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बना? तो दोस्तों, अभी कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक अद्भुत मामला देखने को मिला। एक रिसर्चर था, एक साइंटिस्ट कह लीजिए, जो प्लांट्स वगैरह पर रिसर्च किया करता था। वो इतना मशगूल हो गया इसमें कि पौधे का एक कवक रोग जो है वो व्यक्ति के अंदर आ गया, मतलब उससे वो व्यक्ति पीड़ित हो गया। यहाँ पर आप देखो, हालांकि नाम इन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया, बहुत जगह पर मैंने नाम ढूंढने का कोशिश किया लेकिन नाम मिला नहीं। कोलकाता मैन इन्फेक्टेड बाय किलर प्लांट फंगस, वर्ल्ड फर्स्ट केस, दुनिया का ये पहला मामला आया किलर प्लांट फंगस का। ठीक है, तो इनको जो 61 साल के जो व्यक्ति थे, जो कि एक पौधे का रिसर्चर भी हैं, ये प्लांट माइक्रोलॉजिस्ट हैं, तो इनको ये बीमारी हो गई है। ठीक है, किलर प्लांट फंगल की वजह से। पौधों में सिल्वर लीफ रोग जो होता है ना, इसी कवक के जरिए होता है, इसी कवक की वजह से होता है, वो अब इनको हो गया है। ये मशरूम और अलग अलग पौधों पर फंगल रिसर्च कर रहे थे। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय समुद्री पोर्टल सागर सेतु ऐप लॉन्च किया? तो सागर सेतु ऐप ये लॉन्च किया है दोस्तों अभी हाल ही में। किसने? देखो, सागर सेतु है तो जहाज रानी और बंदरगाह जो मंत्री होंगे वही लॉन्च करेंगे। वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। अच्छा, सर्बानंद सोनोवाल जी के पास एक और मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? आयुष मंत्रालय है। ठीक है, आयुष मंत्रालय है ये इनके पास, तो आयुष मंत्री भी हैं, साथ ही साथ जहाज रानी और
बंदरगाह मंत्री हैं, बंदरगाह मंत्री हैं ये। ठीक है, तो दोनों मंत्रालय याद रखिएगा। तो जहाजरानी मंत्रालय के तहत इन्होंने इसे लॉन्च किया है, सागर सेतु, सागर सेतु नाम का। नई दिल्ली में ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये ऐप लॉन्च किया गया है। और कुछ दिन पहले इन्होंने ही सागर मंथन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जो कि एक निगरानी डैशबोर्ड था। आईपीएल के नए नियम के अनुसार टूर्नामेंट के पहले इम्पैक्ट प्लेयर कौन बने। आईपीएल अगर आप देखते होगे तो देख रहे होगे कि हर टीम एक एक इम्पैक्ट प्लेयर लाती है, जिसकी जगह पर एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर को हटा दिया जाता है जब। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट प्लेयर पहले ही मैच से शुरू हुआ। अब चूंकि पहला मैच चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच में था, और चेन्नई सुपर किंग को मौका मिला सबसे पहले इम्पैक्ट प्लेयर लाने का। चेन्नई सुपर किंग धोनी की कप्तानी वाली टीम, इसने तुषार देशपांडे को सबसे पहला इम्पैक्ट प्लेयर बनाया। तो तुषार देशपांडे आईपीएल के इतिहास में इम्पैक्ट प्लेयर बनने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सब्स्टिट्यूट किसे किया गया, तो सब्स्टिट्यूट किया गया अंबाती रायडू को, अंबाती रायडू को। देखो, जिसकी जगह पर लाया जाता है उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर, और जो नया लाया गया जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आकर के, उसे कहेंगे इम्पैक्ट प्लेयर। ठीक, चलिए, तो यहां पर आप सारी चीजें देख पाएंगे। और ये नया नियम है इम्पैक्ट प्लेयर का, और इसके तहत क्या होगा कि पारी के 14वें ओवर से पहले ही प्लेइंग 11 में से कोई एक प्लेयर को बाहर करके जो 15 टीमों का नाम बताया गया रहता, 15 खिलाड़ियों का नाम बताया गया रहता टीम में, उनमें से एक खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारतीय रुपए में व्यापार की घोषणा हुई। तो भारत और मलेशिया के बीच में भारतीय रुपए में व्यापार की घोषणा हुई है, यानी डॉलर में अब ट्रेड नहीं होगा। इन दोनों के बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में इंडियन करेंसी के रूप में, रुपए के रूप में होगा ट्रांजेक्शन, या कहें कि ट्रेड। इससे क्या फायदा, इससे फायदा ये कि भारत की जो मुद्रा है ना, उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, ग्लोबल मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, और भी देश प्रोत्साहित होंगे वो रुपए में ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे। क्योंकि अगर मान लो उनको ऐसा फीचर मिलेगा कि अगर रुपए में आप अगर करते हो ट्रांजेक्शन, तो हम कम चार्जेस लगाएंगे इन कंपेयर टू डॉलर, यूएस डॉलर के। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे देश जिन पर स्विफ्ट सैंक्शन लगा हुआ है, जो डॉलर में नहीं ट्रेड कर पाते हैं, वो भी रुपए का यूज कर पाएंगे। जैसा कि अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना जो है, चाइना और रसिया के बीच में, जब रसिया जो है रसिया पर स्विफ्ट सैंक्शन लगा, तो रसिया में युआन की एक्सेप्टेंस बढ़ने तेजी से शुरू हो गई, और इस वजह से आज के टाइम पर वहां पर युआन ने डॉलर को रिप्लेस कर दिया है पूरी तरीके से। ठीक है, ये भी एक रिपोर्ट सामने आई है। तो स्विफ्ट सैंक्शन एक प्रकार से समझ लो, एक स्विफ्ट एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और वो भी डॉलर में या फिर यूरो में। लेकिन स्विफ्ट सैंक्शन जिसे लगा दिया जाता है, यानी कि स्विफ्ट पर प्रतिबंध लग गया, तो मतलब वो डॉलर में नहीं कर पाएगा ट्रेड। ठीक है, जैसे रसिया पर लगा है। तो बहुत ही खतरनाक ये होता है। फिलहाल यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के वोस्त्रो अकाउंट खोलने का तंत्र संचालन कर दिया है। ये नोस्त्रो अकाउंट और वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, तो मैंने स्विफ्ट सैंक्शन पर जो वीडियो बनाई थी उसको आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सब क्या होता है। अगला, हाल ही में किसने त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार कहे जाने वाले महाराजा वीर विक्रम सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसका अनावरण किया है दोस्तों मणिक साहा ने। मणिक साहा ये त्रिपुरा के करंट टाइम पर दोस्तों वहां के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने त्रिपुरा के जो आधुनिक वास्तुकार कहे जाते हैं, जो कि हैं महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक बहादुर जो कि थे, तो त्रिपुरा के अगरतला को इन्होंने ही बसाया था, इनको ऐसा क्रेडिट दिया जाता है। तो इनकी प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में वहां के सीएम के द्वारा किया गया है। ठीक है, त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार की। अगला, त्रिपुरा आप देख पाओगे यहाँ पर है, तीन तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा। बाकी डिटेल्स ये सब चीजें आपको डेली करंट अफेयर में बताई ही जाती हैं। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे रीयूजेबल वाहन मिशन RLV-LEX को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में इसरो ने इसे लॉन्च किया है। RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, LEX इसका नाम है। तो इसरो ने अभी पहली बार ऐसा परीक्षण किया है, और ये एक इतिहास बन गया है। समझो, इसरो के पास भी अब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा आने वाले टाइम पर, जो कि स्पेस एक्स के पास, जो कि इकलौती ऐसी स्पेस एजेंसी थी जो पूरा डोमिनेट कर रही थी इस इंडस्ट्री को। इसके पास रीयूजेबल रॉकेट था, यानी कि फाल्कन 9 जो रॉकेट है, ये क्या करता था, सैटेलाइट को लेता था, आसमान में जाकर के ऑर्बिट में छोड़ता था, फिर वापस आ जाता था, फिर यूज के लिए काम में आता था। ठीक है, तो ये रीयूजेबल इसके पास था रॉकेट। लेकिन अब इसरो के पास भी
एक LEX नाम से एक रीयूजेबल वाहन होगा लॉन्च मिशन। इसके लिए इसरो प्रॉपर तरीके से अभी परीक्षण कर रहा है। अभी छोटा एक इसका प्रोटोटाइप जो है इसका परीक्षण किया है इसरो ने और ये सक्सेसफुल रहा है। आने वाले टाइम पर, अभी तो नहीं कहेंगे, आने वाले टाइम पर इसका अच्छे तरीके से इसरो बड़े रूप में लॉन्च जल्दी ही करेगा। चित्रदुर्गा कर्नाटक में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इसका परीक्षण किया गया। इसरो के बारे में बात करें तो इसरो की स्थापना दोस्तों हुई थी 1969 में, 15 अगस्त के दिन 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। ठीक, अगला, किस देश ने अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो दोस्तों इटली ने एक बहुत ही चौंकाने वाला निर्णय लिया है। इसने अभी हाल ही में अपने संसद में एक बिल लाया हुआ है जिसके तहत ये अंग्रेजी और दूसरी जो भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं, उन पर बैन लगाने की घोषणा की है। ऑफिशियल पर्पजेज के लिए कोई भी नहीं यूज करेगा। अगर यूज करेगा तो उसको 100,000 या कहें कि 1 लाख, ठीक है, 1 लाख यूरो का जुर्माना देना पड़ेगा। 1 लाख यूरो का जुर्माना देना पड़ेगा उसे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 89.3 लाख के आसपास में होता है। इतना फाइन भरना पड़ेगा अगर कोई ऑफिशियल पर्पजेज के लिए इटालियन के अलावा कोई अगर लैंग्वेज यूज करता है तो। अच्छा, इसके अलावा प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इससे पहले चैट जीपीटी पर भी बैन लगाया था। चैट जीपीटी जो आप जानते हो ओपन एआई का एक टूल है, ओपन एआई का एक टूल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। आप बहुत नाम सुने होंगे इसका। तो इस पर भी बैन लगा दिया गया है वहां पर। हालांकि टेम्पोररी बैन है ये और जब क्लियरेंस मिल जाएगा तो दोबारा हो सकता है ये चल जाए, लेकिन फिलहाल अंग्रेजी तो गया। इटली की राजधानी रोम में होती है और रोम में ही है यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी और मुद्रा होती है यूरो। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कोर्टिंग इंडिया का विमोचन किया गया? तो कोर्टिंग इंडिया पुस्तक लिखा है नंदिनी दास ने। यहां पर आप आर्टिकल देखेंगे, नंदिनी दास जो हैं इन्होंने लिखा है ये कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर, ये इस पुस्तक का पूरा नाम है। ठीक है, तो हिस्टोरियन है नंदिनी दास, इतिहासकार हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है। कुछ और पुस्तकें जो पिछले दिनों में आई, चर्चे में रही, उनको हम लोग रिवाइज कर लेंगे। जैसे अभी आजाद नाम की आत्मकथा आई जो कि गुलाम नबी आजाद जी की आत्मकथा थी, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वार एंड विमेन, ये डॉक्टर M.A. हसन की पुस्तक थी। ए मैटर ऑफ द हार्ट, अनुराग बेहर की पुस्तक। स्नैक्स इन द गंगा, राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन की पुस्तक। विपिन द मैन बिहाइंड इन द यूनिफॉर्म, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत की पुस्तक। और एज गुड एज माई वर्ड, सचिव KM चंद्रशेखर की पुस्तक। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा, ये P ज्योतिमणि और प्रोफेसर G बालन जी ने लिखा। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, सज्जन सिंह यादव की द्वारा लिखी गई। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये S जयशंकर जी ने लॉन्च किया। विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी की पुस्तक। और द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाथ देसाई की पुस्तक है। ये सलमान रुश्दी वाली पुस्तक इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, अगर आप GS के लिए परेशान हो, तो GS में टायर 1 और टायर 2 दोनों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से ये बैच आपके लिए लाया जा रहा है, जिसमें स्टैटिक जीके का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर करके हर एक टॉपिक की वीडियो, उसका मॉक टेस्ट, उसकी PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये पूरा आपका SSM प्रोवाइड किया जाएगा। यानी हर एक वीडियो की वीडियो, उसके बाद उसकी PDF, उसका मॉक टेस्ट। कंप्यूटर क्लासेस जो आपके मेंस में काम आने वाला है, मेंस के लिए कंप्यूटर क्लासेस भी चलाई जाएंगी। टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपको हर एक टॉपिक का प्रोवाइड किया जाएगा। 50 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे GS स्पेशल, और लास्ट 1 ईयर की ई-बुक भी दी जाएगी करंट अफेयर की। इतना सब कुछ मात्र 399 में आपको दिया जा रहा है, और ये लॉन्च हो रहा है बैच 11 अप्रैल को। लेकिन अगर 11 अप्रैल से पहले अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो एक सरप्राइज ऑफर है आपके लिए, आप इससे भी कम दाम पर पा सकते हो, ये एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, 11 अप्रैल के पहले पहले अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो जाइएगा, आप ऐप पर देखिएगा, वहां पर कूपन कोड लिखा होगा और सरप्राइजली आपको इससे भी कम दाम पर ये मिल सकता है कोर्स। तो आप जाइए, देखिए कौन सा ऑफर है आपके लिए। ठीक है, MZT ऐप पर ये सारी चीजें मिलेंगी। कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 11 अप्रैल से पहले पहले ही इनरोल करने पर आपको सरप्राइज ऑफर मिलेगा। अगला, हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका MF हाइड्रा कहां पर चालू की गई? MF हाइड्रा जो है ये दोस्तों नॉर्वे में चालू की गई है। ये दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली
ये नौका है, ठीक है। नॉर्वेजियन एक कंपनी है, उसके द्वारा ये चालू किया गया है। कौन सी कंपनी है? नॉरलैंड, इसके द्वारा ये बनाया गया है। तो ये लिक्विड हाइड्रोजन पर चलेगी, हालांकि बैटरी से भी चलेगी, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये हाइब्रिड है। नॉर्वे के बारे में बात करें तो ओस्लो इसकी कैपिटल होती है। प्रधानमंत्री हैं जोनस गहर स्टोर और मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो के द्वारा ही दिया जाता है, नॉर्वे की संसद के द्वारा। अगला, हाल ही में मियामी ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? मियामी ओपन, इसको जीत लिया है डेनियल मेदवेदेव ने। डेनियल मेदवेदेव आप जानते हो ये रसिया के हैं, रसिया के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने जीत लिया है मियामी ओपन का खिताब। इनका पहला ये मियामी ओपन था, हालांकि इस साल इन्होंने 4 टाइटल अभी तक जीत लिए हैं, ये चौथा टाइटल इनका था, लेकिन इनके कैरियर का पहला मियामी ओपन था। इन्होंने जैनिक सिनर को हरा करके ये जीता हुआ है। क्लियर? डेनियल मेदवेदेव। अगला, हाल ही में फ्रांस ने बास्टिल डे परेड के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया? तो फ्रांस में एक बहुत ही फेमस होता है बास्टिल डे परेड, जैसे अपने यहाँ गणतंत्र दिवस पर परेड होती है ना, ऐसे यहाँ पर बास्टिल डे परेड होता है, जो कि फ्रांसीसी क्रांति की याद दिलाता है। तो उस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है। किसने? फ्रांस ने। तो भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने है फॉर द कंफर्मेशन। तो ये 14 जुलाई को जाएंगे, वहां पर बास्टिल डे परेड होगी जो, उसमें हिस्सा लेंगे। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की? तो इसे शुरू किया है अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने, कूल रूफ पॉलिसी। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया का, और दक्षिण भारत में तो और ही ज्यादा रहता है। तेलंगाना एक दक्षिण भारतीय राज्य है ही, तो इसने कूल रूफ पॉलिसी लाई हुई है, जिसके तहत ये जगह जगह पर ऐसी व्यवस्थाएं करेगा जिससे लोग थोड़ा सा राहत महसूस कर सके। 5 स्क्वायर किलोमीटर का हैदराबाद में, और ओवरऑल देखा जाए तो 7.5 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को कूल रूफ देने का लक्ष्य तेलंगाना सरकार ने रखा है। अगला, भारत और किस देश के बीच में कोप इंडिया सैन्याभ्यास होगा? तो भारत और अमेरिका के बीच में 10 अप्रैल से कोप इंडिया अभ्यास शुरू हुआ। ठीक है, तो कोप इंडिया, इंडिया और यूएस एयर एक्सरसाइज है, ये यहाँ पर होता है। कहां पर होगा? बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में। एक्सरसाइज जो कोप इंडिया है 2004 में ये शुरू हुआ था, पहला संस्करण इसका ग्वालियर में हुआ था, फिर से ये हो रहा था। पिछला संस्करण इसका 2019 में हुआ था। भारत और अमेरिका के बीच में और कौन कौन से होते हैं? युद्ध अभ्यास है, संगम है, वज्र प्रहार, रिमपैक अभ्यास 01 2022। ओके, तो ये सभी अभ्यास जो भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। अगला, हाल ही में फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी? तो फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष दोस्तों बने हैं सुधा शिव कुमार। फिक्की महिला संगठन, जिसे हम लोग कहते हैं फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, यानी FLO, तो शॉर्ट फॉर्म में FLO भी लिखा रहे तो आप कंफ्यूज मत होना, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी ये प्रेसिडेंट है सुधा शिव कुमार। ठीक है, 40वीं नंबर की ये अध्यक्ष हैं। FLO की स्थापना 1983 में की गई थी, जबकि फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। फिक्की बोले तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अध्यक्ष है सुभ्राकांत पांड्या, अभी नई नियुक्ति है तो इसलिए इसको भी याद रखना आप। महासचिव हैं शैलेश पाठक, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। अगला, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो न्याय वितरण के मामले में दोस्तों इस बार है कर्नाटका टॉप पर। पिछली बार महाराष्ट्र था टॉप पर, पिछली बार महाराष्ट्र था टॉप पर, ठीक है ना, जस्टिस डिलीवरी के मामले में। अब कर्नाटक जो है ये टॉप पर है इस बार। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटका टॉप अमंग 18 लार्ज स्टेट ऑफ द डिलीवरी ऑफ जस्टिस। इसमें सेकंड पर है तमिलनाडु, थर्ड पर है तेलंगाना। ठीक है, 2019 में टाटा ट्रस्ट ने इसे शुरू किया था। अगला, कर्नाटक के बारे में आप ये देख पाओगे बेसिक, ये सब चीजें मैं आपको डेली करंट अफेयर में डिटेल से एक्सप्लेन करके बताता हूँ, इसलिए कहता हूँ आप डेली करंट अफेयर भी देखा करो। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से नॉलेज हो सके। हर एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डीप कर जा करके आपको पढ़ाया जाता है। अपनी लेटेस्ट ई बुक भी है, इनको भी आप एनरोल कर सकते हो, ले सकते हो। मार्च महीने की ई बुक आ गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। हर एक ई बुक दोनों लैंग्वेज में लॉन्च की जाती है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी ले सकते हैं और हिंदी वाले स्टूडेंट भी ले सकते हैं। स्टैटिक लेना है तो स्टैटिक जीके स्पेशल आप ये लीजिए, और ईयरली लेना है तो ये लीजिए, और मंथली आपको हर एक महीने प्रोवाइड की जाती है। सारी चीजें आपको MJT ऐप पर मिलेंगी, ध्यान रखिएगा, MJT ऐप, ये आपको गूगल प्ले स्टोर से सर्च करना है। अगला, हाल ही में किस देश ने OPEC 13 नाम का जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में इजराइल ने OPEC 13 नाम से जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया हुआ है। देखो इजराइल जो है ना, इजराइल का पूरा देश जो है ये जासूसी मामलों के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसका चाहे जो खुफिया एजेंसी है मोसाद वो ले लो,
चाहे इसका ये देखो, ये सैटेलाइट है, जासूसी सैटेलाइट ऑफेक 13, ये ले लो। ये लोग स्पाई के मामले में बहुत आगे हैं। अभी आप देखोगे पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर आया था चर्चे में, पेगासस भी जो है स्पाई सॉफ्टवेयर था इसका। और ये कोई भी आपका फोन हो, चाहे आप एप्पल यूज करते हो या कुछ भी यूज करते हो, उसको हैक कर देता था। ठीक है, तो पाम्किन एयरबेस इजराइल से ये लॉन्च किया गया 5 अप्रैल को, ऑफेक 13 नाम का जासूसी सैटेलाइट। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, मुद्रा है न्यूज तक के। अगला, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में बिहार के मिर्चा चावल को दिया गया है जीआई टैग। देखो अभी जीआई टैग दिया जा रहा है, कई सारे दिए गए हैं और इस पर जल्द ही मैं वीडियो लाऊंगा। अगर वीडियो आ गई होगी तो आपको सर्च करना है जीआई टैग एमजेटी एजुकेशन, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, लेटेस्ट वीडियो, और आप उसे देख पाएंगे। जीआई टैग जो भी मिल रहा है अभी लेटेस्ट, सब आपको उसमें इंक्लूड करके बताया जाएगा। फिलहाल मिर्चा चावल जो है ये बिहार का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। बिहार के और कौन कौन से प्रोडक्ट को पहले मिल चुका है, तो आप याद रखेंगे मगही पान, शाही लीची, मिथिला मखाना, इसके अलावा जर्दालू आम, भागलपुरी जर्दालू आम। ठीक है, ये सभी जो प्रोडक्ट हैं ये बिहार के प्रोडक्ट हैं, इनको जीआई टैग मिल चुका है। यहाँ पर देखो मर्चा राइस को भी अभी हाल ही में मिला हुआ है। अच्छा, अभी यूपी के बनारस के 4 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया। कौन कौन से हैं? एक तो बनारसी पान, और एक बनारस का लंगड़ा आम, एक रामनगर भंटा, और एक आदम चीनी चावल। ये 4 प्रोडक्ट अभी यूपी के हैं जिनको अभी रिसेंटली दिया गया है जीआई टैग। ठीक है, केरल दोस्तों ये जीआई टैग के मामले में सबसे ऊपर है। इस साल वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है केरल को। क्लियर? अगला, हाल ही में धोनी और रैना सहित कुल कितने भारतीयों को एमसीसी की आजीवन मानद सदस्यता प्राप्त हुई? तो धोनी, रैना समेत 5 भारतीय खिलाड़ियों को एमसीसी की मानद आजीवन सदस्यता प्राप्त हुई है। एमसीसी बोले तो मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब, इसके तहत 5 भारतीय हैं जिनमें से 3 मेल और 2 फीमेल भारतीय खिलाड़ी, इनको एमसीसी की मानद सदस्यता प्रदान की गई है, आजीवन मानद सदस्यता। कौन कौन से खिलाड़ी हैं? धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी। ठीक, तो ये दोनों महिला क्रिकेटर और बाकी पुरुष क्रिकेटर। टोटल 19 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया जिनमें से 5 जो है भारतीय थे इस बार। ठीक है, अगला, हाल ही में जारी दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे की सूची में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पर रहा? तो ये रहा दोस्तों 9वें स्थान पर। टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहा, और ये रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया था एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। तो जारीकर्ता भी पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। टॉप पर कौन है? अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हर बार की तरह ये टॉप पर है, अमेरिका का। दूसरे पर डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट है, ये भी अमेरिका का है। तीसरे पर डेनवर एयरपोर्ट है, ये भी अमेरिका का है, टॉप पर ये तीनों। ठीक, अगला, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला? तो पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को। ध्यान रखना, व्लादिमीर जेलेंस्की, ये जितने भी बड़े बड़े अवार्ड है ना यही ले जा रहे हैं इस बार, व्लादिमीर जेलेंस्की। अभी टाइम मैगजीन के द्वारा व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इस दोनों को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। इसके अलावा यूक्रेन की जो जनता है उसको सखारोव पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, याद होगा आपको। यूक्रेन को इस बार अभी यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट को एक और पुरस्कार दिया गया, व्हाइट ईगल ऑर्डर, जो कि पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार होता है, तो इससे भी ये नवाजे गए। ठीक, अब ये महत्वपूर्ण दिवस हैं जो अप्रैल महीने में अभी तक आए हुए हैं, जिसमें से 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया, 1 अप्रैल को ही आरबीआई स्थापना दिवस, 2 अप्रैल को वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे या विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनको आप याद रखना। ठीक, तो ये रहा पहला वीक का करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर आप रेलवे का शताब्दी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी अभी लाइव है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन पर ही इस वीडियो की क्विज और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप जाकर के वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अब अगले पार्ट में, अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।